बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम। अल्लाह का बहुत एहसान मंद हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हिम्मत अता फरमाई है कि रिकॉर्डेड क्लासेस को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपसे जो मैंने पहले वीडियो शेयर की क्लास, वो था एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, और आज हम जो शेयर करने जा रहे हैं वो है बेसिकली एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने कल भी आपके साथ ये बात की थी कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन हो या उसके साथ सल्फर का क्वेश्चन आता है, डिटेल अगर लॉन्ग क्वेश्चन है 7 मार्क्स का होता है, या फिर मोस्टली एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस या सल्फर, इन दोनों में से कार्बन के साथ कुछ ना कुछ एक थिंग जो होती है वो अटैच होती है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आना हो तो फिर आ सकता है राइट द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, 3 मार्क का बन सकता है क्वेश्चन, या राइट द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड रमज़ान है, रोज़े की हालत में हूँ और आपका लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके तुफ़ैल मेरी ये बात जो मैं आप तक ये पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इल्म का सिलसिला है। मैंने कल भी कहा था, ये अल्लाह की मदद के बगैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बगैर ये आगे नहीं चल सकता। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि आज का लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। प्लस आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिजिटल क्लासरूम में बैठा हूँ। डिजिटल क्लासरूम से मुराद होता है कि मैं यहाँ पे आपके साथ आज डिजिटल बोर्ड यूज़ करूँगा। डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो पढ़ाने वाला होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन मोर प्रोमिनेंट शो हो रही होती है, यानी उसमें जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो नोट्स की सूरत में आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा, और वो डिजिटल स्क्रीन होती है हमारी कंप्यूटर की। और इसके साथ साथ इसमें एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमारे पास नोट्स जो होते हैं वो हमें साथ साथ उसमें हम नोट्स को पढ़ सकते हैं। यानी अगर हम वीडियो को स्लो प्रोसेस पे गुजारें तो आप मेरी वर्डिंग तो सुनेंगे, लेकिन स्क्रीन पे आपको सब कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको नोट्स भी याद करने में आसानी हो जाएगी। तो शेयर के ऑप्शन करते हैं, कंप्यूटर के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और शेयर में मैं आपके साथ अपनी फाइल जो मैंने बनाई है स्पेशली आप लोगों के लिए, ये मैं नोट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन में इंशाल्लाह दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा क्लास, इन नोट्स में मैं इसको कॉमन बड़ा कर देता हूँ। अच्छा देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमारे चैनल का नाम साइंस मेक्स इजी। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है, आपने भूलना नहीं है, इसको नाम याद रखना है, इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं। आपके ये सब्सक्राइबिंग, आपके ये कमेंट्स, इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम और मोटिवेट होते हैं, और आपके थोड़ी सी अप्रिशिएशन से हमारी मोटिवेशन और बढ़ती है। आते हैं पॉइंट की तरफ। अच्छा क्लास, अगर हम देखें एलोट्रोप्स को, फास्फोरस के एलोट्रोप्स को, तो देयर आर द सेवरल फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। इसके एलोट्रोप्स की फॉर्म्स को करें, बहुत सी फास्फोरस की फॉर्म्स बनती हैं, बट देयर आर द कॉमन फॉर्म्स इंक्लूडिंग वाइट, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, हम अगर कॉमन फॉर्म को देखें तो वाइट है, रेड है और ब्लैक फास्फोरस है। अगर हम अपने सिलेबस में आए 9th ग्रेड में, तो हम बेसिकली वाइट और रेड को ही पढ़ते हैं, ब्लैक को नहीं पढ़ते। तो मैंने भी अभी फिलहाल वही सेलेक्ट किया आप सबके लिए, जो सिलेबस है जो हमारे 9th ग्रेड में, तो हम वाइट और रेड को ही पढ़ेंगे। ऑल द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस हैव वेरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी आपको पता है ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करती है। तो कल भी मैंने आपको बताया था, कल के लेक्चर में, वेरी करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि इनकी बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का भी मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है, और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। उसकी वजह मैंने कल के लेक्चर में भी बताई थी, मैं आज भी बता रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंट होने की वजह, सॉरी सेम होने की वजह, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है जिसको हम वेलेंस शेल कहते हैं, वो वेलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे देखिए, ये वेलेंस शेल है, अगर वेलेंस शेल में किसी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है या 3 है या 4 है, तो जितने भी आप एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में सेम होंगे, तो जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। सो दैट इज वाई ये बात हमने कल भी की थी। ठीक है, और आज इसको हम दोबारा से रिपीट भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हम आते हैं मेन अपने लेक्चर की तरफ। तो मेन लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है, मैंने आपको पहले कहा कि हम फास्फोरस के एलोट्रोप्स को पढ़ रहे हैं, तो व्हाइट फास्फोरस इज आवर मेन टॉपिक। व्हाइट फास्फोरस में देखें तो व्हाइट फास्फोरस जो एलोट्रूप होता है, इट इज, मैं इसको प्रोमिनेंट करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन में और ज्यादा अच्छा है।
द व्हाइट फास्फोरस एलोट्रोप इज द मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप देखिए ना अगर बाकी इसके एलोट्रोप्स में, तो व्हाइट फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव है, लेकिन ये लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, लीस्ट स्टेबल से मुराद रिएक्टिव तो बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टेबल वाइज ये लीस्ट स्टेबल और मोस्ट टॉक्सिक है। यानी अगर हम इसके टॉक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें क्लास, तो ये मोस्ट टॉक्सिक है, वो जहरीला है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 फास्फोरस मॉलिक्यूल। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, नीचे हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, तो 4 फास्फोरस मॉलिक्यूल होते हैं। यानी सपोज 1 2 3 4, और इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड। मैं आपको स्ट्रक्चर इसका नीचे दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे लेके जाता हूँ, वहां पे इसका स्ट्रक्चर आपको काफी प्रोमिनेंट नजर आएगा। देखिए ये इसका आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है फास्फोरस का, क्योंकि अभी हम व्हाइट को स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ आपको और प्रोमिनेंट शो करने के लिए। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है हमारे सामने, मैं स्क्रीन में आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द बेसिकली व्हाइट फास्फोरस। और देखिए इसमें बड़ा क्लियरली है, दिस इज अ फास्फोरस का फर्स्ट, ठीक है, इसका जो है एटम, देन इसका ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इस तरह से इसका फास्फोरस का स्ट्रक्चर जो एक आपको व्हाइट फास्फोरस का नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो बड़ा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन लेक्चर था। ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाने के लिए नीचे पेज लेके आया, हम ऊपर जाते हैं वापस अपने मेन पॉइंट की तरफ। और इस लाइन को भी मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये लाइन आपको डिस्टर्ब करेगी और सर्कल्स आपको डिस्टर्ब करेगा। जी, तो क्लास इससे पहले कि हम आगे चलें, तो वापस अब 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी कि ये मोस्ट टॉक्सिक तक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फास्फोरस मॉलिक्यूल। यानी जो मॉलिक्यूल है, मैंने आपको कहा फास्फोरस जो है ये 4 मॉलिक्यूल्स के साथ कंसिस्ट ऑफ होते हैं, जिनमें कोवलेंटली बॉन्ड होता है आपस में, इनका आपस में कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इनकी जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहीड्रल शेप बनाती है। बच्चों इस वर्ड को जरा गौर करना है, मैं इसको प्रोमिनेंटली लिखना चाहता हूँ आपके सामने, टेट्राहीड्रल शेप। टेट्रा कहते हैं 4 को, हेड्रा कहते हैं कॉर्नर्स को, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो 4 कॉर्नर शेप बनाए, 4 कॉर्नर शेप बनेगी, वो टेट्राहीड्रल शेप है। ठीक है, सम ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड द अपीयरेंसेस एज व्हाइट। अब इसको व्हाइट फास्फोरस क्यों कहते हैं? वजह ये है, इसकी अगर आप अपीयरेंस चेक करें, इसकी प्रॉपर्टीज के अपीयरेंस चेक करें, इसका कलर चेक करें, तो आपको व्हाइट नजर आता है। तो व्हाइट कलर नजर आने की वजह से हम इसको व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। दूसरी इसकी क्या खास बात है कि ये वैक्सी सब्सटेंस है। ठीक है, जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में व्हाइट भी है, वैक्सी भी है। अच्छा, एक और खास इसकी बात ये थी कि इसको हम डिजोल्व नहीं कर सकते, इट कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता। लेकिन एज अ सॉलिड हम इसको ब्रेकअप कर सकते हैं। मतलब सपोज ये सॉलिड है, वाटर में डिजोल्व किया, नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, हम इसको क्या करेंगे, ब्रेकअप करने की कोशिश करेंगे, तो ये ब्रेकअप हो जाएगा। तो व्हाइट फास्फोरस को मजीद हम इसकी अगर प्रॉपर्टीज देखें, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, तो इसकी खास फिजिकल प्रॉपर्टीज बची, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसकी जो स्मेल होती है गार्लिक की तरह की होती है, और ये पॉइजनस इन नेचर होता है। गार्लिक की आपको पता है बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, बड़ी डिटेक्ट हो जाती है आसानी से, तो इसकी जो स्मेल है गार्लिक लाइक है, और पॉइजनस भी है ये, और इट इज आल्सो हाईली रिएक्टिव इन बोथ सनलाइट एज वेल एज इन एयर। सनलाइट में भी, यानी सूरज की रोशनी में भी काफी ये जो है बेसिकली रिएक्टिव है, और एयर में भी रिएक्टिव है। बट इन सनलाइट व्हाइट फास्फोरस चेंजेस टू येलो फास्फोरस। लेकिन सनलाइट में होता है कि व्हाइट फास्फोरस जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं, तो ये व्हाइट से किस में चेंज हो जाता है, येलो में चेंज हो जाता है। इन दी एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब उसके ब्रेन में आपको क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई व्हाइट था, येलो में चेंज हो गया, व्हाइट से येलो में चेंज हुआ, वजह क्या है? तो वजह इसकी ये होती है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, causing the substance to emit green glow, और जिसकी वजह से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ग्रीन ग्लो देते हैं। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हमें येलो नजर आना शुरू होता है। आउट ऑफ ऑल द एलोट्रोप्स दिस वन इज द लीस्ट स्टेबल। बाकी एलोट्रोप्स की निस्बत अगर हम देखें, तो ये पहले भी मैंने बताया था, दोबारा से रिपीट हो रही है वर्डिंग कि ये लीस्ट स्टेबल होता है, लेकिन मोस्ट रिएक्टिव है, और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि ये पॉइजनस है। ठीक है, अच्छा, then we use this last characteristic to our advantage, through which the white phosphorus is commonly used to make a red poison. अच्छा, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपने देखा ना कि इसकी प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा है, इसकी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि ये पॉइजनस है और बहुत ज्यादा पॉइजनस है। तो इसके पॉइजनस होने का फायदा हम क्या लेते हैं कि जनाब हम चूहों को मारने के लिए, रैट्स को मारने के लिए
हम मेडिसिन में इसको यूज़ करते हैं। आपको पता है इन दीज डेज हमारे अपने सिटी में, आई एम लिविंग इन रावलपिंडी पाकिस्तान, तो बचपन में मैंने कभी इतने बड़े बड़े रैट्स नहीं देखे थे जिस तरह के मैं आजकल देखता हूँ। तो इनको मारने के लिए केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है उसको तो पता है कि बेसिकली फास्फोरस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो वाइट फास्फोरस को हम रेड पॉइजन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। फिर इसका एक और भी यूज है, आपने याद रखना है, दिस इज यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेज एज वेल टू जनरेट द स्मोक। हमने मिलिट्री पर्पस में स्मोक को सपोज जनरेट करना, तो हम इस काम के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और इट इज आल्सो यूज इन अ केमिकल वेपन। फिर इसको हम बायोकेमिकल या सॉरी वो जो केमिकल वेपन्स हैं, ठीक है, उसमें भी यूज कर सकते हैं। किस वजह से? इसकी रिएक्टिविटी की वजह से और इसकी एबिलिटी की वजह से कि ये मैसिव डैमेज करती है ह्यूमन टिश्यू को। यानी क्लास, ये प्रॉपर्टी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एज अ वॉर वेपन हम यूज करते हैं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग एक ह्यूमन होने के नाते हमें डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को नहीं बनाना, हमें कंस्ट्रक्टिव सोच रखनी है। ठीक है, ये यूज हो जाता है और ह्यूमन टिश्यू को नुकसान देता है, ये इसकी रियलिटी हमें पता होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये यूज हो सकता है आर्मी के वेपन्स में। लेकिन एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आपने इस तरह की सोच नहीं रखनी, अच्छी चीजें बनानी है, ठीक है, इससे आपको फायदा। इट्स यूज इज स्टिल वेरी कंट्रोवर्शियल इन विद मैनी कॉलिंग फॉर इट्स, दैट इज व्हाई इट इज बैन, ठीक है। इसकी जो इसीलिए इसका इसका जो बेसिकली जो थिंग्स है वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए मार्केट में ये बैन है। अच्छा, मेरे पास मैं क्लास ले रहा हूँ और असर का टाइम है, अजान अजान भी स्टार्ट होने लगी है। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप करूँगा, अजान की आवाज़ आ रही है बीच में, आ जो कोई मसला नहीं, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश है और वेदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़े का है, लेकिन साथ साथ बिजली जब चमकती है तो हमें अल्लाह अकबर भी कह देना चाहिए ताकि हम इस तरह के अल्फाज से महफूज रहें। तो मैं फ़िलहाल ऐसे करता हूँ कि जो आई थिंक लेक्चर को, या बल्कि ऐसे करते हैं इसको अभी पूरा कर लेते हैं, स्टॉप नहीं करते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे वसल्लम के नाम पाक आ रहे हैं इसलिए मैंने दूध पाक पढ़ा है, थोड़ा सा एक दफ़ा आ रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा क्लास, रेड फास्फोरस की तरफ हैं। अपॉन हीटिंग, व्हाइट फास्फोरस जो होता है अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस विद इन द साइड ऑफ द डे लाइट, रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन। यानी आपने व्हाइट फास्फोरस को अगर 250 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट करेंगे डे लाइट में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये रेड फास्फोरस में आएगा। यानी व्हाइट फास्फोरस 540, इसको कैल्विन में अगर लेके जाए तो 540 बनता है, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं जरा, रेड फास्फोरस में क्या खास बात है जी, इसको तो देखिए ना जरा। तो रेड फास्फोरस इज एन आयरन ग्रे ग्रेडियंट, आयरन ग्रे ग्रे है और रेडियंट क्रिस्टल सॉलिड है, ठीक है, आयरन ग्रे रेडियंट क्रिस्टल सॉलिड, पहली प्रॉपर्टी। तो यानी आयरन ग्रे है और रेडियंट क्रिस्टल सॉलिड है। दूसरी, ये नॉन पॉइजनस है, पहले आपने पढ़ा था ना, देखिए आपके साथ साथ उसके डिफरेंसेस भी याद रखने। वो क्या था? वो पॉइजनस था, ये नॉन नॉन पॉइजनस है, ऑर्डरलेस है, insoluble in water and also has a carbon tetrachloride, also in carbon tetrachloride. It does not break up in boiling. Caustic soda however disintegrate in alcoholic potash. लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें, ये पॉइजनस नहीं है, नॉन पॉइजनस है, ऑर्डरलेस है और इनसॉल्युबल इन वाटर में, और फिर ये कि ब्रेकअप नहीं करता, ठीक है, बॉइलिंग में कास्टिक सोडा के साथ, लेकिन डिसइंटीग्रेट हो जाता है एल्कोहलिक पोटाश के साथ। फिर इट एग्जिस्ट एज अ पॉलीमेरिक सॉलिड। हम इसको देखें तो इसका एक और जो इसकी प्रॉपर्टी थी, पॉलीमेरिक सॉलिड कहते हैं। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए बहुत क्लियर है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्ट्रक्चर। इसमें देखिए जो फास्फोरस है उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच है, और जो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर इसमें भी नजर आ रहा है, लेकिन ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर दूसरे के साथ, यानी 3 टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर आर म्यूचुअली अटैच विद ईच अदर। तो ये इसका डिफरेंस आ रहा है रेड फास्फोरस का एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अच्छा, इसको मजीद पढ़ते हैं। इट इज स्टडी अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, डज नॉट इग्नाइट इन एयर, हवा में तो नहीं जलता आमतौर पे, ठीक है, और ऑर्डिनरी कंडीशंस में स्टडी रहता है, ऑर्डिनरी कंडीशन में, और एयर में नहीं इग्नाइट करता। इग्नाइट से मुराद आपको पता है ना, जलने को बोलते हैं। इट एक्सपीरियंसेस बर्निंग जस्ट व्हेन वार्म्ड अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसको वार्म अप करें 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये एक्सपीरियंस करता है बर्निंग का। यूजेस में अगर हम इसके पढ़ें तो इसके वाइटल कंपाउंड है ये, ठीक है, वाइटल कंपाउंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ना, एनिमल और प्लांट्स के मैटर का एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, स्पेशली हमारी बोन्स हो गई, ठीक है, ब्रेन हो गया, ठीक है, और ब्लड हो गया, सेल्स हो गए एनिमल बॉडी के, ये मेन पार्ट होता है।
और इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मोस्ट असेंशियल है केमिकल्स में, ठीक है। और स्पेशली आर्थो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेटिक कंपोजिट्स वगैरह बनाने के लिए इसको हम खासतौर पर यूज़ करते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब जो तीसरा पार्ट इसका रह गया है दैट इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। सल्फर की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, तो सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हम देखें तो रोम्बिक सल्फर क्लास सबसे पहले आता है। रोम्बिक सल्फर जो है ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है सल्फर की, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट डिजोल्व हो जाता है बेंजीन में टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर हम इसको देखें ना CS2 में, तो कार्बन डाइसल्फाइड में ये ज़्यादा जल्दी जो होता है वो उसमें सॉल्युबल है। और इसके अलावा मोनोक्लिनिक सल्फर इज डल येलो इन कलर एंड इज सॉल्युबल इन CS2 बट नॉट इन वाटर, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। रोम्बिक सल्फर की तरफ चलते हैं मजीद। रोम्बिक सल्फर जो होता है क्लास, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है और ये स्टेबल होता है बिलो 96 डिग्री सेल्सियस। 96 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे ये बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। बट वन मॉलिक्यूल ऑफ रोम्बिक सल्फर कंटेन 8 एटम्स। इसके एटम्स देखें तो 8 बनते हैं। द क्रिस्टल रोम्बिक सल्फर हैज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टा कहते हैं, ऑक्टेन से निकला मतलब 8 स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इसका मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे तो वो उसमें आपको 8 कॉर्नर्स नजर आएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ पेल येलो क्रिस्टल्स। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखिए पेल येलो होता है। कितना इसका मेल्टिंग है जी? 110 डिग्री सेल्सियस। और इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है, एंड सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल। इट इज स्टेबल इन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल रहता है। तो रोम्बिक के बाद चलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर की तरफ। मोनोक्लिनिक सल्फर में एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर है, ये स्टेबल रहती है 96 टू 119 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जो मॉलिक्यूल होते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर के, ये 8 सल्फर एटम, जैसे वो पिछला था ये भी 8 सल्फर एटम्स के साथ यानी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। बट इज अ डिफरेंट फ्रॉम रोम्बिक सल्फर इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम। लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्डिनरी सल्फर जो है, अगर हम इसको देखें चाइना डिश में, इसको हम म्यूल्ड कर दें इसको चाइना डिश में और स्लो हीटिंग करें, ठीक है। और तो जो मॉर्टन सल्फर है, और फिर उसके बाद हम इसको कूल करने के लिए अलाउ करेंगे, कूल हो जाए, तो एक खास किस्म की क्रस्ट इसके सरफेस पे आ जाएगी। और इस क्रस्ट में जो होल्स हैं आर मेड इन द क्रस्ट बाय ग्लैम रॉड एंड मॉर्टन सल्फर इज पाउडर्ड आउट। द क्रस्ट इज आल्सो रिमूव्ड एंड at the bottom, and the needle shaped crystal monoclinic sulfurs are left। और नीडल शेप मोनोक्रिस्टल सल्फर के जो होंगे वो रहेंगे। ये नहीं देखिए आपने उसको पहले हीटअप करना है, उसके ऊपर एक क्रस्ट बनेगी और क्रस्ट में थोड़े से आपने उसको जो है वो कर देने हैं, माइनर से उसके होल कर देने, और उसके बाद ये आपको एक बिल्कुल नीडल क्रिस्टल की तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। मजीद इसकी प्रॉपर्टी देख लें तो ये इट इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, इनसॉल्युबल तो वाटर में होती है। And it is one of the molecule consists of 8 atoms, and it is found as a pale yellow needle shaped crystal। pale yellow needle shaped crystal में इस सूरत में पाया जाता है। प्लास्टिक सल्फर इसकी थर्ड टाइप है क्लास। तो जो तीसरी टाइप इसकी अनदर टाइप इज अ प्लास्टिक सल्फर। ये बेसिकली इसको हम गैमा सल्फर भी कहते हैं। इट इज अ टफ इलास्टिक सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टन सल्फर इज पोर्ड इनटू कोल्ड वाटर। जब हमने मॉल्टन सल्फर को एकदम ठंडे पानी में डाल देना है, तो जो सल्फर हमारे सामने बनेगा वो प्लास्टिक सल्फर होगा। हम इसे प्लास्टिक सल्फर इसलिए कहते हैं कि अगर आप देखें तो ये अमॉर्फस सॉलिड होता है, आप इसको दबाएं तो आप इसको पिंच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी में हम इसको प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। प्लास्टिक सल्फर इज अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर। प्लास्टिक सल्फर जो होता है ये अनस्टेबल होता है ऑल टेम्परेचर पर। तो रोम्बिक फॉर्म is more stable, monoclinic form at the room temperature, monoclinic itself changes gradually, rhombic sulfur। इस तरह से हमें पता चले monoclinic था वो rhombic में किस तरह से चेंज हुआ, और साथ ही वो प्लास्टिक सल्फर में किस तरह से चेंज हुआ। दोनों में जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है उनका मेल्टिंग पॉइंट है और बेसिकली उनका डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्लास आई होप सो कि आप लोगों ने काफ़ी बेनिफिट लिया होगा, और काफ़ी हद तक थोड़ा सा लेक्चर आज का थोड़ा लॉन्ग हो गया। मेरी ड्यूरेशन यही होती है कि कम से कम हो, लेकिन असल में इसके अंदर देखिए 2 पार्ट थे। पहला एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस था, फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर था। तो उस सेंस में बहरहाल आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको क्वालिटी लेक्चर मिले इंशाल्लाह। होप्स हो कि आप इसको याद करेंगे और अपने नोट्स की सूरत में ये स्क्रीन से शेयर भी हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। तो इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स अ लॉट। एंड करते हैं अपनी इस क्लास को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।